भी अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, मतलब पूरा सीरियसली डेडिकेटली होकर तैयारी कर रहे हैं। तो पहले वो अनअकैडमी में भी पढ़ाए हैं, ओनली आईएएस में भी पढ़ाए हुए हैं, तो उनका अच्छा खासा अनुभव है। तो मेरा मानना है कि वो जो बता रहे हैं उसको भी सीरियसली फॉलो करना, मतलब जो भी चैप्टर बताते जा रहे हैं पढ़ते जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। और ऐसे भी जब हाँ सर, मैंने उनका टॉपिक 1 कंप्लीट कर लिया। हाँ, वो जैसे बताते जाएंगे आप करते जाना आप लोग, उसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं। वहाँ से क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर से। हाँ सर, मैं भी अभी पीवाईक्यू देख रही थी ना, तो मैंने 2 ईयर के देखे, हर साल 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि उसको अच्छे से कर लेना, तो सर बताते जा रहे हैं। और जो फिर मैं इधर से मैं अपना बताते जाऊँगा। हिस्ट्री और पॉलिटी में कंप्लीट कर ही लिया हूँ। अब मेरा ये काम रहेगा कि जैसे मान के चलो कि जैसे मैंने देखो मैं हिस्ट्री का पीडीएफ भेज दिया हूँ आप लोगों को सारा, ठीक है। पॉलिटी का सारा बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब जब कल लास्ट क्लास होगी अपनी हिस्ट्री की, तो मैं एंशियंट मिडिवल में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। मॉडर्न में कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं वो थोड़ा मैं एक बार और जरूर करवा दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ओल्ड एनसीईआरटी से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उनको मैं हाईलाइट करवा दूंगा कल, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका जो बचता है फिर ज्योग्राफी तो एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए कुछ कुछ एक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो अपन पीवाईक्यू करेंगे, उससे होगा वो सारी चीज़ें, तो ये चीज़ याद रखना। और सर एनवायरनमेंट में एनिमल्स का क्या करना है? एनिमल्स का आज एक पीडीएफ भेजा हूँ मैं, पर मेरा मान देखो ज़्यादा सर आपकी आवाज थोड़ा रुक के आ रही है। वो आपकी मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है, वो आपकी तरफ से आवाज रुक के आ रही है। अरे मैं बोल तो रहा हूँ ना, अगर मेरी तरफ से दिक्कत होगी ना तो सबको होगी ही। अगर आपको पर्सनली दिक्कत हो रही है तो इसके मतलब आपके नेटवर्क में कमी है, ये चीज़ याद रखिए। तो आप अपना नेटवर्क देखो, उसमें वाईफाई में एक बार दोबारा कर, क्योंकि मेरी साइड से दिक्कत होगा ना तो सबको ही होगा। अरे आप दोबारा रिज्वाइन कीजिए, देखो एक बार जाके, क्योंकि मेरी साइड से दिक्कत होगा ना तो सभी को होगा, ये चीज़ याद रख लेना। नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से ही हो। आज 2023 करेंगे अपन। कल ख़त्म हो जाएगा हिस्ट्री। अब देखो जो टारगेट बनाया था उस अकॉर्डिंग हो रहा है, तो आराम से 23 अप्रैल से पहले पहले आपका सारा हो जाएगा, APY सारे हो जाएंगे। फिर आराम से आप लोगों के पास पढ़ने का टाइम खूब बचेगा। तो सी सेट जरूर करेंगे, आखिरी तक सी सेट पढ़ेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। सी सेट अब क्या नहीं, सी सेट तो आपको 23-24 मई तक पढ़ेंगे अपन। सी सेट में छुट्टी कुछ ही नहीं मिलेगी, डेली एक क्लास तो होती ही रहेगी सी सेट की। जीएस तब समझ बात करवा ही दिया सब कुछ चीज़ें, तो जीएस तो करते रहना। सी सेट तो आखिरी तक होगा, तभी इसलिए मैंने उधर 1995 वाला उधर रखा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पैसे जैसे की क्लासेज जो पुरानी है उनको देखो, मैं ये भी करवाऊँगा, परंतु मेरा मानना है कि अभी तो वही देखो। चलो तरुणम, पहला और दूसरा क्वेश्चन कीजिए तरुणम। आप लोग सब भी करो, मैं आंसर पूछूंगा फिर सबसे पहले तरुणम करेगी। दूसरा वाला ना सर? पहला और दूसरा दोनों करना है जी। सर पहले का पहला सही है, ए। अच्छा, दूसरे का दूसरे का सर बी। अच्छा ठीक है।
अब रमेश बताओ, रमेश क्या होगा दोनों का? सब लोग करके रखो फटाफट। पहले का सर ये होगा, जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक विधि का नीति पर ढांचा बनाया जाना चाहिए। और फिर दूसरे को जिस तेज आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है, उसके लिए लोगों को स्वास्थ्य और सुपोषण पर भी ध्यान देना चाहिए। चलो निखिल क्या होगा? सर पहले का ये होगा, दूसरे का डी होगा। अच्छा काजल क्या होगा? सर पहले का ए फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का बी है। बी होगा। हाँ। अच्छा नगीना क्या होगा? ए डी। अच्छा चलो ठीक है, और फिर आधे लोगों से आगे करवाता हूँ। अब देखो इधर ध्यान से, जब बी बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं पता नहीं। अब देखो इधर पहले, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और सामूहिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त व्यवहारिक और तात्कालिक कार्रवाई का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है। देखिए ये लाइन पढ़ा कर मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन से ही आंसर निकलेगा आपका। ठीक है, पहली बात देखो ये व्यवहारिक, ठीक है, सर्वाधिक युक्तियुक्त होगा, लॉजिकली होगा। तो लॉजिकली कैसे होगा? कोई नीतिपरक ढांचा बनेगा, उसके अकॉर्डिंग होगा, विधि पर कानून। ठीक है, अब आगे देखो, चलो ये देखो, ये ऑप्शन जीएस में भी इतनी बार बनाया, सीसीएट में भी इतनी बार बनाया। देश के सभी नदी तंत्रों को जोड़ने के चाहिए और विशाल जल को निर्माण करना चाहिए, ये ऐसे गलत है। ठीक, जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। ये क्या बोला? आप ये चीज़ सोचिए कि आप कैसे करोगे उचित और सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तिसंगत और व्यवहारिक और तात्कालिक कार्रवाई का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। जल संकट दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे मैं कितनी बार बजाऊँ, स्पेसिफिक जो पूछ देता है वो हमेशा गलत होता है, ये चीज़ याद रखना। जल की मांग कम की जानी चाहिए, फिर उद्योग कैसे चलेंगे, एग्रीकल्चर कैसे हो, भूखा मरोगे फिर अगर एग्रीकल्चर का पानी वानी कम करोगे तो। तो सबैश बात है, देखो ध्यान से, जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये चीज़ समझनी है आपको। ठीक है, एक वर्ड में कितनी बार बोला हूँ, चाहे जीएस हो सीसेट हो, सब जगह सही होता है। राष्ट्रीय व्यवहारिक विधि को नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। व्यवहारिक देखो यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है, तो आप अगर दो ऑप्शन में क्लियर हो तब भी आप कुछ ट्रिक लगाओगे तो हो जाएगा। अब इसमें तुम लोग पता नहीं क्यों बी बता रहे हो, डी आएगा भाई इसका आंसर। इस परिच्छेद की नियता को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्र में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। क्यों, शहरों में क्यों नहीं? मैं कितनी बार बोला, जब स्पेसिफिक बता देता वो तो ऐसे ही गलत होता है। याद रखना, ब्रॉडर जो स्टेटमेंट होगा वो सही होगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कौशल विकास कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यों आज के वक्त की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा लॉजिकली सोचो, यहाँ एजुकेशन की बात कर रहा है, यहाँ स्किल की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला गलत है। पर आगे देखो, आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि में अपेक्षा है उसके लिए लोगों को स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब देखो कितनी बार मैंने बोला है कि ये चीज़ यार दो ऑप्शन सिमिलर रहते हैं, तो ये एयर भी तो ऐसे कट जाएगा। और ये बात सही है, एकदम डिजायरेबल है। चलो आगे देखो, अब कौन कौन बचा? शिवानी थर्ड नंबर करो। शिवानी है या नहीं? नहीं। और कौन कौन है यहाँ पे? चलो सना तुम करो। और ये जिसने नहीं किया बताओ फटाफट, और कौन कौन है? सर मैं भी हूँ। सर मैं। अच्छा अनु है, सी आएगा इसका। ठीक है अनु बताइए क्या आएगा? सर थ्री वाले का।
सर इसमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व है। सर ये तो गलत है, क्योंकि जनता का भी इसमें सहभागी होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। ये भी सरकारी नीतियों में परिवर्तन नहीं सर, ये भी गलत है, क्योंकि भू उपयोग के आधार से तो नहीं होता है। किसानों के जोखिम प्रत्याचन उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित हेतु करने हेतु महत्वपूर्ण है। ये तो सही है, चूंकि दुष्प्रभावों को कम करना संभव नहीं है। सर ये तो डी ऐसे ही गलत है, तो सी सही होगा। एक ही आर्ग में इसमें एक ट्रिक पकड़ो, देखो जलवायु परिवर्तन और यहाँ जलवायु परिवर्तन, तो ये देखो सारे इवन ओड वाला ट्रिक लगेगा यहाँ पे। और इसमें वाले किसानों के जोखिम प्रत्याचन, अरे भाई पॉजिटिव बात है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये पढ़ो, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडेप्टेशन यार ना, अनुकूलन डिसीजन, ये सब बहुत पॉजिटिव चीज़ है इन्वायरमेंट के लिए। और इवन पर उस तरीके से भी करोगे तब भी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। ये देखो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ो, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ठीक है, ये भी कर चुके हैं, ठीक है, और ये भी कर चुके हैं। आगे बढ़ो, ये कर चुके हैं अपन, ये भी कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन इसमें नंबर सिस्टम के लगभग 30-35 क्वेश्चन थे, और ये भी हो चुका है, ये सब हो चुके हैं अपने। फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो अभी तक चैप्टर किए अपने वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो एक बार एक करो, 38 करो। सर इसका तो डायरेक्ट डी होगा ना? क्यों? सर क्योंकि इसमें सारा का निकालना है, तो जब तक पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे जब तक सबकी तो बात की नहीं हो गई है। अच्छा हाँ सर डी आएगा। सबका डी आ रहा, और कोई है? हाँ सर डी ही आ रहा है, मेरा भी डी आ रहा है। हाँ सर डी आ रहा है मेरा भी। अच्छा तो याद आया, ये ट्रिक याद रखना, जब तक सारे स्टेटमेंट उसकी बात ही नहीं करेंगे तो आंसर कैसे आ जाएगा, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, देखो इधर, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कितने कथनों की आवश्यकता, कितनी बार मैं बोला हूँ। देखो यहाँ पे ए और बी के बारे में बात कर रहा है, सी और डी के बारे में यहाँ बात कर रहा है, ई के बारे में यहाँ बात कर रहा है, तो 3 स्टेटमेंट जरूरी है ही। एफ यहाँ पे आ रहा है, तो देखो 4 स्टेटमेंट तो जरूरी हो गए अपने के लिए, ठीक है। चार तो कन्फर्म है, तो ये तो गया अपने पास। अब क्या देखेंगे, इन चारों से क्यों है, क्या बड़ा पता लग पा रहा है, देखते हैं। ए जो है आयु में बी से बड़ा है, ठीक है। फिर जहाँ पे ए और बी के बारे में बात कर रहा है वहाँ पे जाओ, यहाँ पे बात कर रहा है तो यहाँ आपको जाना पड़ेगा। एफ आयु में ए से बड़ा है, ठीक है। एफ जो आयु में ए से बड़ा है, ठीक है। अब जहाँ पे एफ और इनके ए बी के बारे में बात कर रहा था, फिर एफ के बारे में यहाँ बात कर रहा है। एफ आयु में डी से छोटा है, तो यहाँ पे डी हो गया। फिर डी का सी और डी समान आयु के हैं, सी और डी समान आयु के हैं, तो इस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी, इसकी भी पड़ गई, इसकी पड़ गई, इसकी पड़ गई। अब सब भाई बता, आखिरी में ई बचा है, ई आयु में सबसे छोटा है। आ गया आंसर। सभी पांचों की जरूरत पड़ेगी, याद रखना ये चीज़। चलो ये क्वेश्चन भी करो आप लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करो। अरे इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो करिए आप।
क्वेश्चन, किसी परिवार में 5 सदस्य, ये जो ऊपर लिखा हुआ ये इधर साइड वाली। अरे यही करना है, ये 5 सदस्य वाला ही। क्या हुआ, नहीं बना किसी से? भाई इतना टाइम लग रहा ही नहीं चाहिए इसमें, तभी तो मैंने दिए है। हाँ सी होगा, चारों स्टेटमेंट। और किससे बना? इसमें चारों लग रहा है। देखो इधर ध्यान से देखना, किसी परिवार में 5 सदस्य है, ए बी सी डी, ठीक है, ध्यान से समझो। ऑफिस में खतरनाक 12 में नहीं खत्म से कौन सा एक सही है? देखो अब मुझे बताओ कि किसी परिवार में 5 सदस्य है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए का बी से क्या संबंध है। चलो ठीक है, मुझे बताओ पहला कथन तो ए और बी के बारे में बात कर रहा है, दूसरा कथन जो है डी और सी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पढ़ो, देखो डायरेक्ट है ना, हमेशा याद रखना ऑप्शन जाया करो। कथन 1 2 3, 1 2 3, मुझे बताओ ई का बी से कुछ संबंध मिलेगा यहाँ से? हाँ, कुछ मिलने के चांसेस तो है। पर जब आप 1 3 और 4 की बात करोगे तो इसमें तो भाई बी है ही नहीं, सॉरी किसके बात कर रहा है? ई का बी से। चलो ठीक है, इसमें कुछ कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें मतलब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा तो अपन देखेंगे। चलो ठीक है, देखो ए और बी विवाहित दंपति है, ठीक है, तो विवाहित दंपति है तो आप जोड़ा बनाओगे इस तरीके से, ठीक है। कौन पुरुष है महिला ये नहीं पता लग रहा, बस इतना पता लग रहा है यहाँ से, ठीक है। फिर देखो जहाँ पे ए और बी के बारे में बात कर रहा है उसी स्टेटमेंट को पढ़ो। मैं कितनी बार बता रहा हूँ, रीजनिंग में इस टाइप की चीज़ें याद रखना, ये चीज़ ऐसे अगर उधर उधर जाओगे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। जहाँ ए और बी के बारे में बात कर रहा है वहाँ जाओ। ए और सी बहनें हैं, ए और सी इसका मतलब ये क्या होगी? लड़की हो गई, और ये बहनें हैं, ठीक है, तो ये बहनें हो गई सी, ए और सी बहनें हैं, ठीक है। अब आगे देखो ए और सी के बारे में और कहाँ बात कर रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है। डी जो है पिता है सी का, डी जो पिता है सी का तो वो तो ए का भी पिता होगा, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट यूज हो गया है। अब जब तक इसका यूज नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ई के बारे में फिर यहाँ आना ही पड़ेगा। ई पुत्र है डी का, ई पुत्र हो गया डी का, ये ई पुत्र हो गया डी का, तो स्वाभाविक सी बात है ई का बी से संबंध क्या होगा, तो क्या होगा? जीजा साला होगा। और वो निकालने की जरूरत नहीं है आपको, यह सोचो कि चारों स्टेटमेंट यूज हुआ तभी तो आया ना संबंध इनके बीच में, खत्म बात। तो चारों की जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज़ याद रखना, देखो चलो ठीक है, अपन ये भी करके देख लेते, अगर 1 2 3 को लेते तो क्या निकलता। देखो ध्यान समझना, ए और बी विवाहित दंपति है, ठीक है। अब ये बोला डी जो है पिता है सी का, तो भाई इसका पता ही नहीं जब तक इसके ई पुत्र है डी का, ई पुत्र, चलो ये अलग स्टेटमेंट बन जाएगा, ई पुत्र है डी का, बस सी का कैसे पता लगाओगे? 1 2 3 नो जरूरत, मतलब उसे नहीं निकलेगा। 1 3 4 1 3 4, देखो ये चलो ये निकाला 3, ई पुत्र है डी का, ठीक है, ई पुत्र निकाल लिया डी का, ठीक है। और ए और सी बहनें हैं, ए और सी बहनें हैं, तो मुझे बताओ कहाँ इसमें कनेक्शन बन रहा है? तो ये भी नहीं आएगा, चारों से तो निकल ही रहा है आंसर, ये चीज़ याद रखना। चलो आगे बढ़ो, ये सब कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। मैंने ये क्वेश्चन उस दिन में भूल गया था, मैंने ये क्वेश्चन आज को करना। तो आप लोग करो 48 और 50, 48 और 50 करो। और 50 नंबर एनसीईआरटी में डिक्टो कॉपी पेस्ट दिया है।
क्या हुआ, हुआ नहीं क्या? इतना टाइम से नहीं लगता, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों के दोनों। और सही सही दिख रहा है। अरे एक मिनट, पता नहीं क्या हो जाता अचानक। हो गया दोनों? लो निके 50 नंबर हो गया। 48 भी करो। 50 नंबर क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ाया था तब करवाए भी था क्वेश्चन। क्या हुआ 48? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सबसे इजी क्वेश्चन है ये। देखो इधर सर ऊपर 12 लिखा और नीचे भी 12 लिखा है, तो सर शायद ये कौन से ट्रिक लगा रहे हो भाई आप लोग? एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में से दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज, याद रखना ये चीज, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में 10 क्रमागत वस्तुओं के चयन की संख्या क्या होगी? ये होगा आपका आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे घड़ी बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ध्यान से देखना है क्या बोला है क्वेश्चन। देखो यूपीएससी बहुत बार, देखो 2022 में वैसा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसमें अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेते क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पे वैसा ही है कि देखो एक वर्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में से दक्षिणावर्त दिशा में 10 क्या हो गया, 10 क्रमागत वस्तुओं को चयन की संख्या क्या होगी? अब तो ध्यान से समझ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से 10 वस्तुएं ली तो सब ऐसी बात है, कहाँ तक जाऊँगा? यहाँ तक। फिर मैं यहाँ से लूँगा तो कहाँ तक जाऊँगा? 11 तक, ठीक है। फिर मैं यहाँ से लूँगा तो कहाँ तक जाऊँगा? 12 तक। ऐसे जाते जाओ आप। तो मुझे बताओ, ये तो सब जाता जाएगा ना, ये 10 वस्तुएं तो लेनी है आपको, ऐसे करते जाता जाएगा, आखिरी में कहाँ पे? यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो कितनी वस्तुओं को चयन कर सकते हो आप? 12, ख़त्म बात। 12 से ज़्यादा ले पाओगे फिर रिपीटेशन हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन था इस एग्ज़ाम का, ये कुछ भी नहीं करना था। सोचो 2022 में भी क्वेश्चन आया था इस टाइप का। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होता है, अगर आप पढ़ लोगे कर लोगे। देखो 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग जो है हरे से लाल और फिर से लाल से हरा होता है, ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन। हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकंड, ध्यान समझना, दूसरे सिग्नल को 39 सेकंड और तीसरे सिग्नल को 60 सेकंड लगता है। ये वाला टाइम दे अपने को 25, 39 और 60। अब इसमें भी इतना टाइम लगेगा, 25, 39 और 60। तो भाई अपने को एग्जाम में दिया है ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन, तो मतलब इनको दुगना कर दो, जोड़ दो इनको, 50, 39 को करोगे कितना आ जाएगा? 78, ठीक है। 60 120। फिर हरे व लाल रंगों की अवधि समान है, ठीक है। ये बोला कि ये अवधि समान है, तो इसीलिए तो मैंने दुगना किया ये, ठीक है। 2 बजे अपराह को एक साथ हरे हो जाते हैं, तो अगली बार किस समय एक साथ हरे होंगे? इसका मतलब एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम निकाल लो,
ख़त्म बात। तो इसका करोगे वही 25 39, फिर इसे कितना आ गया 60 आ गया। अब ये 2 का भाग देने से कोई मतलब है नहीं, 3 का भाग दे दो। हाँ 3 का फ़ायदा होगा, 3 से दे दो, 3 देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 5 से दो, 5 से दोगे तब फ़ायदा होगा, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो क्योंकि अब सब अलग अलग आ गया। 15 15 चुका 60, 60 म्हणजे 300 इंटू 13 कितना आ गया 3900 सेकेंड आया, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सेकेंड को मिनट में चेंज करोगे सबसे पहले, तो आप क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे 0, ये किया तो आप 36 3 56 30, तो ये आ गया 65 मिनट। 65 मिनट का इसका मतलब समझ बात है 1 घंटा और 5 मिनट। जब 2 बजे हो रहा है कुछ गलती हो गया, 3 56 30 एलसीएम 7800 आएगा, क्योंकि एक बार बोल रहा है लाल से हरा, फिर दोबारा। अरे तो अपने दुगना कर लिया था ना इसको, यहाँ पे दुगना तो कर लिया ना। नहीं सर 78 दुगना कहा क्या? 7800 आ रहा है, इतना 50 और 78 और 120 का ही 7800 आ रहा है। अच्छा 7800 आएगा सर, आपने एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन किया है ना, हाँ वहाँ गलती कुछ हुआ है, देखो ठीक है, ठीक 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 ठीक। अरे हाँ ये 2 तो रहा ना, ये 2 2 2 वही तो मेरे को तो गलती हुआ, ठीक है। हाँ ये 7800 आएगा, वही तो मेरे को तो गलती हुआ है, ठीक है। 7800 को देखो पहले आप इसको मिनट में चेंज करोगे तो ये देखो 6 एकम 6 छत्ती 18 130 मिनट आया, तो इसका मतलब 130 मिनट मतलब 2 घंटे और 10 मिनट। तो जब 2 बजे हुआ तो कितना होगा 4:10 पे, ठीक है आंसर। तो थोड़ा ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ें, पर याद रखना। देखो ये एनसीईआरटी में डिक्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें, सोचो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। तो फिर बात बताऊँ जिसको दिक्कत हो रही है वो एनसीईआरटी पढ़ी है। चलो ये सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। इसमें देखो एवरेज एवरेज कम क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर सिस्टम कितना पूछ लिया था कि क्या ही करोगे। चलो 60 करो, ये क्वेश्चन है एज वाला क्वेश्चन, करो ये फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है ये। बन गया सर। अच्छा और किससे बना? सर इसको निकालना आंसर तो नहीं है ना, मतलब इसमें आंसर दोनों नहीं में। निकालना होता है, बस आपको ये पता करना होता है कि भाई कितने स्टेटमेंट का प्रयोग करके आंसर निकाला जा सकता है, बस। तो इसका बी होगा। अच्छा
दिक्कत क्या हो रही है आज, ये कट कैसे रहा है? अरे हुआ नहीं हुआ, इतना टाइम इसलिए लगना चाहिए। अब ये ध्यान से देखो, 5 बच्चों के लिए है जिनकी आयु इस तरीके से दी हुई है, किसी भी दो तोतर आयु के बीच 2 वर्षों का अंतर है। जैसे मान के चलो ये 3 साल का है तो ये 5 साल का होगा, ये 7 साल का होगा, ये 9 साल का होगा, 11 साल का होगा। ठीक है, अब ये क्या बोला, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, मतलब ये एक की आयु पूछ रहा है कि भाई एक की आयु क्या होगी। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे बड़े बच्चे की आयु जो ई है और सबसे छोटे बच्चे की आयु की जो है वो 3 गुनी है। अब जैसे मान लो मैंने इसकी x माना तो ये क्या हो जाएगा 3x, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, सबसे बड़े बच्चे की आयु जो सबसे छोटे बच्चे की आयु की 3 गुनी है, तो ये 3x हो जाएगी। तो a बराबर x हो जाएगा और e बराबर 3x हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, ध्यान से समझना। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, ये कितने हैं 3 5, इनकी औसत आयु दी है 8। ध्यान से समझना ये चीज़। 5 8 40, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा 40। तो अपने को सबसे छोटे बच्चे की आयु चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो मैं यहाँ पे a की जगह x रखूँगा और ये b प्लस सी प्लस डी, तो ये ऐसे ही होगा। दूसरी बात एक चीज़ सोचो आप, वो तो चलो आगे देखते हैं, a प्लस ई को करोगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 40 है। अब देखो एक चीज़ आपको ये सोचना है, अब ध्यान से समझना, क्या इसकी तरफ से निकल रहा था छोटे बच्चे की आयु, इससे तो कभी नहीं निकलेगा, पहले स्टेटमेंट से तो कभी भी नहीं निकलेगा। ओनली अपने को यहाँ से यही पता लग रहा है, इससे तो कभी नहीं निकलेगा। पर जब देखो ध्यान से देखना, तो अकेले करके भी दिया जा सकता है क्या, रुको चलो देखते, रुको एक मिनट। देखो ना, बच्चों की औसत आयु जो है 8 वर्ष है, तो इसका मतलब देखो 40 है। 40 है तो सबाई सी बात है, ये क्या बोला 2 का अंतर है। जब 2 का अंतर होगा तो 40 कैसे आ सकता है, तो इसका मतलब है सबाई सी बात है, ये x फिर ये x प्लस 2 है। ठीक, ध्यान समझना, ये x प्लस 4 है, x प्लस 6 है 3 और x प्लस 8 है। अब देखो ये 40 बराबर 40 दिया है। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5x हो गया। ठीक है, 5x हुआ तो 5x, और ये देखो 8 6 14 14 18 18 तो 20। ठीक है, तो 20 उधर जाएगा, 20 बचा, तो x बराबर 4 आ गया। तो ये बात तो सही, इस स्टेटमेंट से तो निकल रहा है। समझ में आया मैंने कैसे निकाला, याद करो सीक्वेंस वाली चीज़, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस दिया है अपने को, तो उस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो ये चीज़। तो अपने सबसे छोटे यहाँ से तो इस पहले स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट से तो निकल रहा है अपना आराम से। ठीक है, पर क्या जो है अपन जो है पहले स्टेटमेंट से भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे बड़े बच्चे की आयु जो है सबसे छोटे बच्चे की आयु की 3 गुनी है। अब देखो ध्यान से समझना, अगर ये 3 गुनी ये x है, मतलब ये 3x है। अब आप जैसे सोचो x की वैल्यू अगर 1 लेते हो तो ये कितना होता है 3 होता है, तो ये तो बनेगा नहीं कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 2 लेते हो तो ये कितना बनता है 6, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 2 का डिफरेंस है। 3 लेते हो 3 तिया 9, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, 4 लेते हो 4 तिया 12 बनेगा, 4 6 8 10, 4 6 8 10 12 बन तो गया। तो इससे भी अपना आंसर निकल सकता है। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का उपयोग करके, क्या बात करें, दूसरे से तो दिया जा रहा है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, हाँ दिया जा सकता है, याद रखना। अब जो ये नहीं पूछ रहा है कि एग्जैक्ट आयु दोनों से अलग अलग आएगी आयु, अभी देखा भी अपने अलग अलग आ रही है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से एक साथ उपयोग करके नहीं दिया जा सकता, क्या बात करें। अब देखो एक चीज़ याद रखना, चलो मान लो कि आप है ना ये दूसरा वाला भी नहीं, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट जो मैंने अभी निकाला, अगर आप ये नहीं भी निकालते, आपको ये पता है कि यहाँ से निकल रहा है, जब यहाँ से निकल रहा है ना तब भी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का नहीं, दूसरे कथन से तो दिया ही जा रहा था, ये तो गया काम से। इधर देखो, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन को, देखो ये भी कट गया क्योंकि भाई इसके सहायता से दिया जा रहा है ना। देखो यूपीएससी कैसे हेल्प करता है। आगे देखो, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों एक साथ करके उपयोग करके दिया ही नहीं जा सकता। अरे भाई जब इसी से दिया जा रहा तो आंसर, तो मतलब कहना मतलब कि पर याद रखने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और मैं फिर बता रहा हूँ कि 2025 में आपको इस टाइप से डाटा सफिशिएंसी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे और वो इसी फॉर्मेट में मिलेंगे।
ये सब परसेंटेज उसमें आएगा। चलो ठीक है, 2024 करते हैं, आज कंप्लीट करते हैं इसको, और आज हिस्ट्री भी कंप्लीट कर देंगे। 2024 तो डाउनलोड करना पड़ेगा। अब देखना, मैं 2024 में जो अपन ने जो क्वेश्चन किए ना अभी तक, सारे क्वेश्चन वही रिपीटेड है, ये चीज़ याद रखना। नेट का ही नहीं चल रहा। ये खुल जा रहा है, ये क्यों नहीं खुल रहा भाई? यहाँ से डाउनलोड करें क्या? चलो, मिल गया, कहीं से भी मिले। अब ध्यान से देखना, जितने क्वेश्चन अपन ने किए हैं ना अभी तक 2011 से लेकर 23 तक, वही क्वेश्चन हैं सारे के सारे। अब देखो, ये सब नंबर सिस्टम में कर चुके हैं अपन, ठीक है। आगे बढ़ो, ये उधर आएगा, ये भी कर चुके हैं अपन। ये वर्क एंड फोर्स में आएगा, ये वाला चलो ये करो, 10 नंबर करो। ये लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, ये करो फटाफट। पहले भी करवा चुका हूँ, कल करो ये, अब इजी पड़ेगा आप लोगों को। अरे 8th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। सभी को नहीं दिख रहा, ओनली रमेश को नहीं दिख रहा, बताओ। सर दिख रहा है। अब रमेश ये आपकी तरफ से दोबारा ज्वाइन करो एक बार, उससे होगा फर्क। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अरे क्या हुआ, इतना टाइम लगाओगे क्या इसमें? बन गया सर। और किससे बना? जो कि ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, इजी क्वेश्चन है, तो ये तो पहले काट दो। ऐसा संभव ही नहीं, तो यूपीएससी पूछेगा ही क्यों? अब 3 ऑप्शन बचे हैं। अरे क्या हुआ, तुम लोग कर क्या रहे हो? ये क्वेश्चन सोचो पहले भी करवा चुका हूँ। निखिल क्या हुआ?
अरे देखो इधर क्या कर रहे हो तुम लोग। एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2023 को 1 रुपये की बचत की, ठीक है, तो 1 तारीख को 1 रुपये बचत करता है। 2 तारीख को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपये का अधिक बचत, मतलब 3 रुपये की, ठीक है। 3 जनवरी 2023 को पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपये की बचत, तो मतलब सब ऐसी बात है। यहाँ पे कितने की है? 5 रुपये की है, ठीक है। अधिक बचत की और यह क्रम आगे भी जारी रहता है, यही क्रम आगे जारी रहता है। तो 4 तारीख को कितने का करेगा? 7 का। 5 तारीख को कितना करेगा? 9 का, ठीक है। 6 तारीख को कितने का करेगा? 11 का। 7 तारीख को कितने का करेगा? 13 का। अब जितना तारीख लिखा है वहीं तक लिख लो, उससे भी हो जाएगा। 8 तारीख कितना करेगा? 15 का। और 9 तारीख कितना करेगा? 17 का, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी थी। अब ध्यान से समझना कि परफेक्ट स्क्वायर भी है वो और परफेक्ट क्यूब भी है। देखते जोड़ के देखते, अपन 7 तारीख तो पूछा है यहाँ तो जोड़ के देखते हैं सबसे पहले। तो देखो ये विषम संख्या का योग है, विषम संख्या का योग का वो फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है विषम संख्या का योग? है एन स्क्वायर होता है, तो मतलब 7 का स्क्वायर 49, मतलब 49 आएगा ये। नहीं सर, स्क्वायर का वो होगा ना आगे। उठा कर फेंक दो। विषम संख्या का योग क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ। अगर बता रहे हो फिर एन स्क्वायर, तो ये तो गलत होगा ना फिर। एन स्क्वायर ही होता है विषम संख्या होगा। पक्का यही होता है? तो ये होता तो फिर लगना चाहिए ना। एन का मतलब क्या होगा भाई? ये पदों की संख्या, तो कितने? 7 पद, 7 का 49 आना चाहिए। नहीं सर, ये नहीं, एक ये होता है n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ऐसे कुछ। तो नहीं होता है। अब आप सोचो कि आप ही सोचो, अरे भाई कितनी बार मैंने बोला ऐसे सोच लिया करो। जैसे 1 और 3 है, इसका कितना आ रहा है? 4 आ रहा है योग इनका, ठीक है। क्या इसको लगाने पे आ रहा है? 2 इंटू 3, इसका तो 6 आ रहा है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। एन स्क्वायर लगेगा, 2 का स्क्वायर, हाँ 4 एन स्क्वायर लग रहा है। समझ में आया? अरे भाई टेस्ट कर लिया करो। अब देखो 1 3 5 है, 8 9, तो 3 का स्क्वायर 9, तो इसका मतलब सही है। तो 7 का स्क्वायर 49, तो 49 ही आना चाहिए। तो देखो याद देखो, 4 4 5 9, 9 7 कितना हुआ? 16, 16 9 कितना हुआ? 25, 25 और 11 कितना? 36, 36 13 49, सही बात है, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़। 49, तो ये क्या बोला है, किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी थी। ये पूर्ण घन होता है 49? कभी नहीं होता है। स्क्वायर जरूर होता है, तो 7 तारीख तो नहीं है। अब आगे बढ़ो, 15 15 जोड़ लो तो 8 का, याद रखना 8 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर मतलब 64, हाँ 64 अपने को पता है। 8 का भी स्क्वायर होता है, और किसका क्यूब होता है? ये 4 का क्यूब। बस आ गया आंसर। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा? सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ उसके बावजूद, ठीक है, याद रखना ये चीज़। चलो आगे बढ़ो। आ जाओ इधर। सब 18 और 19 करो फटाफट। 18 नंबर और 19 नंबर। फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर दिक्कत में आओगे तुम लोग, फिर जोड़ना पड़ेगा बच्चों की तरह। फॉर्मूला याद होगा फटाफट होगा। ये तो विषम के लिए हो गया, सम के लिए क्या फॉर्मूला है सर? सन के लिए अब देखो ध्यान समझना, जैसे 2 है 4 है, जोड़ो कितना आ रहा? अच्छा है, ये इसके लिए होगा n+1, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है ये वाला फॉर्मूला। सर मुझे यही याद आ रहा था। मैंने जो नोट्स भेजे उसमें सब है, ये सब सारे फॉर्मूले हैं, उधर देखोगे तो सब मिलेगा आपको। चलो ठीक है करो। आज हिस्ट्री भागना मत, हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे आज। तो आज की तारीख 28, 29, 30, 31, तो आराम से मुझे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी मिला के दोनों 15 तारीख तक कंप्लीट करना है। 15 के उससे पहले ही होना चाहिए, तो कल से शुरू करना ही पड़ेगा तभी ख़त्म होगा वो। मैं सोचा 30 अप्रैल से पहले पहले ख़त्म हो जाए आराम से, और हो जाएगा। ऐसे ज़्यादा टाइम जो है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी उसी में लगेगा। इकोनॉमी में इतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब फिर भी इतना मान के चलो कि 10-10 दिन तो लगेंगे ही, फिर भी 20 दिन तो उनके लिए मान के चलो।
कोई नहीं, 4-5 तारीख तो पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर हो जाएगा उतना, ये है। अरे क्या हुआ, बना नहीं क्या 18-19? ये तो कर चुके हो ऑलरेडी पहले। बन गया सर। दोनों बन गया? हो गया। हाँ, सी हो रही आएगा इसका। एक इसका आएगा लिखे? 18 का ये आएगा। अच्छा 19 का ये आएगा। अच्छा 18 का सर सही आएगा। और 19 का क्या आएगा? 18 का सही आएगा। 19 का सर ये आएगा। 19 से क्या आएगा रमेश? सर 19 का सर नहीं हो रहा है। शाबाश, और मत करो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एकदम डिक्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। किस क्लास की है सर एनसीईआरटी? जाके पढ़े, 6ठी 7वीं 8वीं मिलेगा, और कहाँ मिलेगा सर। मुझे लगता है 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ लेनी चाहिए, नहीं तो बता जाएंगे इसमें। 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं के कुछ चैप्टर है, 11th के कुछ चैप्टर, वो तो पढ़ने ही है। 9th तक फिर भी कोई काम का नहीं चाहते वहाँ। चलो ठीक है, देखो इधर 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल 1 आता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन 2023 में रिपीटेड भी है। भाजक के रूप में कितनी संख्या का उपयोग किया जा सकता है ताकि शेषफल 1 ही आए? तो आप क्या करोगे इसमें? एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, कैसे करोगे बताइए? सर इसके एचसीएफ निकालेंगे। अच्छा एचसीएफ निकालोगे आप। 1 माइनस सर, 1 माइनस करके 420 और 426 उसका भाग विधि से कर देंगे सर। तो 420 में भाग दे दो, ये एक बार गया, ये 6 आ गया, 6 आ गया, तो 420 में पूरा पूरा जा रहा है 70 बार। ठीक है, तो ये आ गया अपना एचसीएफ। एचसीएफ आए से ध्यान से समझना, आप ये आया 6। अब देखो आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तब तो आराम से एक रिमाइंडर बचेगा। तो याद रखना जो 6 के जो फैक्टर होंगे, अब 6 के फैक्टर कौन है? 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ध्यान समझना, 6 है। और याद रखना एक तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा ना, तो इसलिए 1 कट जाएगा, बचेगा कितना? 3। ठीक है, याद रखना ये चीज़। सेम क्वेश्चन सेम, अगला भी सेम ही है। एक डिब्बे कैन में एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और एक वाई में 532 लीटर डीजल है। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं। इन्हें समान आमाप की बोतलों में अलग अलग भरा जाना ताकि पेट्रोल डीजल में प्रत्येक पूर्ण भर जाए। बोतल की क्षमता लीटर में एक पूर्णांक है, ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल आमाप संभव है? वही सेम चीज़, 399 का भाग दो 532 में, कितनी बार जाएगा? एक बार। 399 घटाओगे कितना बचेगा? यहाँ पे 12 में 3, ये बच जाएगा आपको 133। 133 का 399 में पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, कितनी बार? 3 बार। ठीक है, अब ये आ गया आपका। अब देखो ध्यान से समझना, इसके निकाल लो प्राइम फैक्टर निकालो। 133 को मैं कैसे कर सकता हूँ? 11 का डिवाइड करो, 11 नहीं, 11 से नहीं, 19 इंटू 7। ध्यान समझना, ये आ गया प्राइम फैक्टर। याद रखना जब प्राइम फैक्टर आते हैं तो इसका भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाती है? n+1। याद रखना ये चीज़, मतलब जितना ये पावर होता है उसमें 1 जोड़ा जाता है। ठीक है, 1+1 तो 2 × 2 4। ठीक है, आंसर बी। एक तरीका तो ये था, अगर मान लो नहीं, अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो वही चीज़ याद रखना। अपना यहाँ पे उसका क्या आया था? 19 × 7 आया था, तो सबाई सी बात है, एक तो क्या होगा, एक तो आपका सबाई सी बात है कि जो है कि 7 जो है 7 से पूरा पूरा ये हो जाएगा, एक आएगा 19 आएगा, एक आएगा इनका मल्टीपल आएगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, एक क्या आएगा? एक आएगा, तो ये चारों के चारों आएंगे। भिन्न भिन्न बोतल आमाप में संभव है, याद रखना, तो 4 इसका आंसर आएगा। भाजकों की संख्या वो याद जाके देखो नोट्स में, उसमें करवाए होंगे ये सब, पावर के आधार पर भी निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ो।
अरे म्यूट करो, ये किसका है? म्यूट करो, किया करो अपनी तरफ से। ये परसेंटेज की क्वेश्चन है, परसेंटेज नहीं निकाला। हाँ आ जाओ, ये एज वाला क्वेश्चन 29 करो, 30 करो, फटाफट करो, ये सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखो इधर। देखो इन दो ऑप्शनों में .75 है, .75 आंसर इन दोनों में से आएगा। दो ऑप्शन गए, इधर देखो .25 दोनों आंसर गए। आंसर ये इन्हीं में से आंसर है। चलो ठीक है, 29 30 करो। सर डी किसका? तो 29। दोबारा चेक करो, गलत किए हो। अरे क्या हुआ? हुआ नहीं क्या? किसी से नहीं हुआ? 2 मिनट सर। कहाँ फंस गए भाई? किसी से भी नहीं हुआ ये। अब देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तीसरी या चौथी बार आ रहा है ये क्वेश्चन। 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। कल याद करो पे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते तो 10⁶ बनता है, याद आया? मिलीलीटर क्यूब बनता है, तो वही है ये चीज़। पहला तो सही है, ठीक है। अब देखो, 1 मेट्रिक टन 1000 kg होता है। 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर भाई ज़मीन किसके पास ज़्यादा भाई? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। जो भी तीनों के तीनों सही है इसमें, ठीक है, क्या ही करोगे।
और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जाके देखना। चलो आओ इधर। 29 नहीं बना तो नहीं बन रहा हूँ, बनता तो अब इतना टाइम नहीं लगता। देखो ध्यान से समझना। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, n वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। तो भाई सन की वर्तमान आयु माना x, ध्यान से समझना। अब ये बोला कि n वर्ष पहले तुम्हारी जो वर्तमान आयु है, ठीक है, उसके मेरी आयु जो है उसके बराबर थी। तो इसका स्वाभाविक सी बात है, देखो दो, चलो ठीक है कोई नहीं भी, मतलब उस तरीके से भी कर सकते हैं पर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। चल आगे बढ़ते हैं। पहले मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी n वर्ष पहले आयु की 4 गुना है यदि पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 130 देखो फादर प्लस सन बराबर 130, ये वर्तमान आयु है। तो मैं सन की वर्तमान आयु निकाल लूँ। सन की वर्तमान आयु कितना आएगी, 130 माइनस जितनी फादर की है, ठीक है, उतना आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ये अब मैं निकाल रहा हूँ, ये है सन की हो गई, ये यहाँ पे मुझे फादर का बारे में बात करनी है। ठीक है, ध्यान समझना। तो ये तो अभी जो प्रेजेंट आयु है कितनी है, 130 माइनस एफ है। ठीक है, अब ये क्या बोला पहला स्टेटमेंट कि n वर्ष पहले अगर आप जाओगे, ठीक है, तो मेरी आयु जो है तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। ठीक है, और उसके आगे बोला मेरी वर्तमान आयु जो है, इसकी वर्तमान आयु अगर चाहोगे तो वहाँ से भी निकाल सकते हो, उसको बराबर कर सकते हो आप। ठीक है, तो मान लो कि फादर की जो वर्तमान आयु है वो x है। ठीक है, तो x n वर्ष पहले कितने हो जाएगी, x माइनस एन, तो ये कितने के बराबर होगा, 130 माइनस जो है f मतलब फादर की जो फादर की एज कितनी मानी अपन x। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये बनेगी अपने पास। ठीक है, दूसरी बात क्या बोला है कि मेरी वर्तमान आयु x है, तुम्हारी n वर्ष पहले की, मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी n वर्ष पहले की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी n वर्ष पहले की आयु कि पहले की आयु की 4 गुना है। ठीक है, तो ये उसकी 4 गुना है आपकी आयु, तो ये याद रखना। ये जो है यहाँ पे x आएगा, तो ये बनेगी इक्वेशन x बराबर 130 माइनस एक्स माइनस एन गुणा 4। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 52 4x 4n, एक इक्वेशन यहाँ से बनी, ये उधर जाओगे 5x हो जाएगा, 5x बराबर 520 माइनस 4n। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे x माइनस एन बराबर 130 माइनस एक्स, तो ये उधर जाएगा 2x हो जाएगा, ये 130 प्लस एक्स हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करो, क्या तो n का वैल्यू निकाल लो, n का वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो x का वैल्यू अपने को क्या चाहिए भाई, दोनों में अंतर चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, निकल जाएगा। अब n का वैल्यू जो है आप यहाँ पुट करो, मतलब इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये 2x माइनस 130 हो जाएगा, यहाँ पुट करो 5x बराबर 520 माइनस 4, तो 4 मल्टीप्लाई होगा, देखो माइनस में बाहर ही रख रहा हूँ, 4 दूना 8, 8x माइनस ये 520। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये 5x बराबर 520, ये माइनस का 8x, ये प्लस का 520 हो जाएगा, ये उधर जाएगा 13x हो जाएगा। ये देखो 520 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 0 4, ठीक है 10, 1040 आ गया। ठीक है, 13 से डिवाइड करो, 13 में क्या, 13 अंठे 104, 13 अंठे 104 मतलब 80 आया है। x का वैल्यू 80 आया, मतलब उसके फादर की जो है प्रेजेंट एज कितनी आई, 80, तो 80 में से इसमें घटाओगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, 50, दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 30, आंसर ए। अरे समझ में आया, कुछ ही नहीं था, लीनियर इक्वेशन बनती उसको सोल्व करना था बस, उसमें क्या ही था। चलो आगे बढ़ो। ये सब कर चुके हैं अपन, छोड़ो। ये करो, 50 नंबर करो।
ये दोनों करो, 49 और 50 दोनों करो, 50 49 और 50 दोनों करो। ये तो मैं करवा चुका हूँ, छोड़ो। 49 तो करवा चुका हूँ, इससे को मतलब ये करो तो ये क्वेश्चन सही है। 49 तो करवा भी चुका हूँ पहले। 50 करो, 50 नंबर अच्छा है। लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है ये। अरे क्या हुआ, बना नहीं क्या ये क्वेश्चन? सब गायब हो गए क्या? कोई नहीं है क्या क्लास में? चुप तो ऐसे हो गए हो। सर दूसरा सेंटेंस सही है, अब पहले चेक करें। इतनी देर में दूसरा चेक किए हो? अब दूसरा तो ऐसे ही करो, करो फटाफट करो। सर दोनों सही है। अच्छा, और किससे हुआ? अरे इतना टाइम से नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है ये। देखो देखो इधर 4 संतरे हैं, 6 आम है, 8 सेबों की कुल कीमत जो है 1 संतरा, 2 आम और 5 सेबों की कुल कीमत की दोगुनी है। अब देखिए ध्यान समझना, 4 संतरे हैं, 6 मैंगो है, ठीक है, 8 सेब है, एप्पल है, ठीक है, ऑरेंज कर लो इसको। ध्यान देकर इनकी जो कीमत है वो 1 संतरा, ठीक है, 1 ऑरेंज, 2 आम, 5 एप्पल की कुल कीमत की 2 गुनी है। तो ये इसको समझ बात है, इसको 2 गुना करना पड़ेगा। इसका 2 गुना करना पड़ेगा, 2 ऑरेंज प्लस 4 मैंगो बराबर कितने के बराबर आ जाएगा? 10 एप्पल के बराबर आ जाएगा। यहाँ से अपने को ये क्वेश्चन मिला। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। इसको देखो इधर गठा लोगे, आप चाहोगे तो इस तरीके से कर लो, वो उससे बन जाएगा। देखो रिलेशनशिप आएगा, 2 यहाँ पे 2 ऑरेंज बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 2 मैंगो बचेगा, और ये उधर जाएगा तो कितना? 2 एप्पल बचेगा। इसका मतलब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो बराबर 1 एप्पल। तो 1 एप्पल की कीमत जो है 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो के बराबर है। तो यहाँ देखो 1 संतरा और 1 आम की कुल कीमत 1 सेब की कीमत के बराबर है। एकदम सही बात है, 100%। दूसरा तो सही है, दूसरा सही है तो सब अच्छी बात है, ये तो गए काम से। अब आ जाओ, ये क्या बोल रहा है? 3 ऑरेंज 5 मैंगो 9 एप्पल की कुल कीमत 4 संतरे कुल कीमत के बराबर है। 4 संतरे प्लस 6 मैंगो 8 एप्पल के बराबर है, ठीक है। वही करो अब इधर देखो, यहाँ इधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, ठीक है, और ये इधर आएगा। तो यहाँ पे 1 एप्पल बराबर कितना आएगा? ये देखो 4 गया तो 1 ऑरेंज आया, ठीक है। फिर उसको उधर करो तो वहाँ पे कितना है? 1 मैंगो आया। तो वही सेम चीज़ बन गई ना, जहाँ से अपने इसको ये निष्कर्ष निकला था। तो ये बात भी वही बोल रहा है, ये बात भी वही बोल रहा है, दोनों के दोनों सही है।
छठी या सातवीं क्लास की एनसीईआरटी में जाके देखना है, क्वेश्चन मिलेगा आपको। एनसीईआरटी क्वेश्चन है डायरेक्ट। चलो आगे बढ़ो। अब देखो ये कितने क्वेश्चन आए हैं अब इस टाइप डाटा सफिशिएंसी वाले। चलो ये करो 65 करो सब लोग। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। करो सब लोग। अरे ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, याद रखना ये चीज़। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो वो इजी टॉपिक को डाटा सफिशिएंसी में डाल रहा है, ये याद रख लेना। डाटा सफिशिएंसी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। सर मुझे तो लग रहा है कि दोनों के साथ तो नहीं दिया जा सकता। मतलब तुम्हारे आंसर क्या आएगा, डी आएगा तुम्हारा? जी सर। ठीक है, और किसका क्या आ रहा है? रात सब लोग सर, चुप कैसे बैठे हो? हाँ बोलो अनु। सर मेरा सी। अच्छा ठीक है, दोनों का तो ऐसा प्रयोग करके दिया जा सकता, तो अकेले किसी एक का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और ए बी वाले भी आओ भाई जल्दी से। कोई है ए और बी वाला? देखो इधर ध्यान से देखो, छोड़ो क्या है तुम लोग। देखो एक निश्चित धनराशि है जो एक्स वाई और जेड में बांटी गई है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। किसे सबसे कम धनराशि प्राप्त होगी? ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे न्यूनतम पूछा है। ठीक है, कि पहली बात तो तीनों देखेंगे, तीनों स्टेटमेंट दोनों में है, मतलब तीनों जो है एक्स वाई जेड तीनों दोनों में है। तो भाई देखते हैं, ये तो करके देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत अपने को, निकल सकता नहीं निकल सकता, देखते हैं। वाई और जेड को मिलाकर जो धनराशि मिली वो एक्स का उसका 4/5 हिस्सा प्राप्त हुआ है। देखो वाई प्लस जेड को जो मिलाकर बनता है, ठीक है, जो धनराशि मिली है वो एक्स को उसका 4/5वां हिस्सा प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये रेशियो में जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आप फिर भी चलो कोई नहीं, कर लो इसको। यहाँ पे मतलब वाई प्लस जेड बराबर जो है इसको जो मिला है एक्स को मिला है वो 4/5वां हिस्सा मिला है इसका। ठीक है, तो ये स्वाभाविक सी बात है। अगर इसको रेशियो में आप लिखोगे 4 नहीं, रुको एक मिनट। वाई और जेड को मिलकर जो धनराशि मिली है वह एक्स को उसका मतलब इन दोनों का 4/5वां हिस्सा प्राप्त हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करेगा बराबर करने के लिए 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रेशियो का क्वेश्चन हो गया, गलती कर दी, चलो कोई नहीं। फिर भी कौन आया अब? ठीक है, इधर देखो, अब ध्यान समझना, क्योंकि इक्वल करते याद करो, दोगुना करते उसी तरीके से। अब देखो इसका रेशियो बना लो। रेशियो बनाओगे तो वाई प्लस जेड बराबर एक्स बराबर कितना आएगा? 5/4। ठीक है, रेशियो में लिख लो। रेशियो में जब लिखोगे इसको एक्स अनुपात वाई प्लस जेड बराबर, आप इसको रेशियो में लिखोगे तो एक्स का अनुपात कितना है? यहाँ पे 4 है, इसका अनुपात कितना है? 5। अब मुझे बताओ इससे आप कैसे बता सकते हो सकता है कि इसको 1 मिला हो, इसको 4 मिला हो, तो कम इस अनुसार तो वाई का हो जाएगा। अब जेड का जब आप करोगे तो जेड का हो सकता है इसको 1 मिला हो, इसको 4 मिला हो। तो यहाँ से तो अपन कंफर्म बता ही नहीं सकते ना कि इसको कब से कम मिला, नहीं बता सकते।
आगे देखो x प्लस जेड को मिलकर जो धनराशि मिली है y को उसका 2/7 हिस्सा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से भी वही सेम चीज़ होगी कि अपन दोनों को मतलब एक स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं दे सकते। अब देखो ध्यान देखना, यहाँ पे क्या रेशियो बनेगा, x प्लस जेड बराबर y जो है, y को तो ये 7/2 होगा, उल्टा याद रखना ये चीज़। तो ये करोगे तो वही 27/32 को रेशियो बना y अनुपात x प्लस जेड, तो ये रेशियो बनेगा, y का कितना आ जाएगा, ये तो जाएगा तो 2 आएगा, 2:7। अब देखो यहाँ से वही सेम चीज़ हो गई कि भाई किसको कितना मिला उसको कोई पता नहीं। अब देखो यहाँ से अब इन दोनों को अपन मिलाएंगे तब आंसर निकल सकता है, नहीं निकल सकता अपन देखेंगे ध्यान से। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ से अपने को x का अनुपात मिल गया है, x का अनुपात कितना आ रहा है 4, ठीक है, y का अनुपात भी मिल गया है अपने को 2। अब ध्यान से समझना, ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से जेड को कितना मिल रहा है, यहाँ से जेड को कितना मिलेगा 3, ध्यान से समझना ये चीज़, जेड को यहाँ से कितना मिल रहा है, अगर वो भी यहाँ से भी इतना ही मिला तो हो जाएगा सही। तो देखो x को यहाँ पे कितना मिला था, 4 मिल रहा था, ठीक है, तो 4 मिला था, जेड को यहाँ से 3, तो यहाँ तो फिक्स पता लग गया ना। तो ये तो दोनों से आ रहा है, दोनों से मिला के निकालने पर आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा सी, ना कि डी आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, ये करो, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। पहले ये कर लो, 66 करो सबसे पहले, यही है एवरेज के क्वेश्चन है ये, 66 करो सब लोग। वो रेशियो का क्वेश्चन था, कोई नहीं, रेशियो का नहीं ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल उससे भी बन रहा था वो, बट रेशियो का थोड़ा अगर नॉलेज अच्छे से रहता तो उसे 100% बन जाता है। अरे म्यूट करो, किसकी तरफ से आवाज़ आ रही है? आज कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री। देखते जितना होगा, जो भी अपन मैं सोच रहा हूँ कर देता, इधर अपना सीसेट कंप्लीट हो गया, उधर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर अपना ज्योग्राफी चलेगा, इधर मैथ के 2 नए टॉपिक चलेंगे, रेशियो चलेगा, परसेंटेज चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कम से कम 5-6 क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से मिला के। उल्टा 2024 में देखोगे तो बहुत ज़्यादा है रेशियो पर, उससे परसेंटेज से। डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चनों को ना एक साथ देखना आराम से आप लोग, है ना, मतलब इसमें ये उल्टा सबसे ईजी है, इसमें टिक ही करना होता है। हुआ किसी का? यस सर। क्या है आंसर? सर डी, क्योंकि टोटल तो है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? अच्छा ऐसा है क्या, चलो देखते हैं इधर। यदि एक कक्षा में औसत अंक जो है 60 है तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी? अब मुझे बताओ, तो ध्यान समझना। एवरेज कैसे, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज, इधर जो टोटल स्टूडेंट होते हैं उनके जितने मार्क्स आए हैं उनका, और टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, ओनली आपको ये दिया है ये, भाई ये 2 अननोन हो गए, 2 अननोन से तो आप जब तक इनके बारे में पता नहीं, इनके बारे में नहीं पता, कैसे निकाल पाओगे? ये पूछा इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, जब तक इनके आपको एवरेज मतलब ये मार्क्स नहीं पता चलेंगे तब तक आप कैसे निकाल पाओगे? ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, कक्षा में अधिकतम अंक 70 है, न्यूनतम अंक 50 है। भाई यहाँ पे इससे कैसे पता कर पाओगे? उसी को मतलब ही नहीं है टोटल कितना आ रहा है, ये वाला पता होना चाहिए। तो इसकी सहायता से तो नहीं, तो पहले खतन का प्रयोग करके तो नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आगे देखो, कक्षा में अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक को छोड़ देने से औसत में कोई अंतर नहीं आता है।
मान लो यही बात है कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो अगर ये बात बोल रहा है कि अगर आप इसको अधिकतम को न्यूनतम को छोड़ देते हो तब भी एवरेज 60 ही रहता है। तो इसका मतलब है स्वाभाविक सी बात है कि अब देखो ये चीज़ समझो, कैश तो फिर ये हो सकता है कि क्या उसका, देखो कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। जब मान लो 60 हो या 3600 हो, अगर इसके तरीके से करोगे तो भाई समझ में आता 60 आ गया, ठीक है। अगर आप सोचो कि चलो ठीक है, अगर मान लो कि इसका 60 था, जब मैक्सिमम और मिनिमम को छोड़ दिया जाए दोनों को, अगर अपन दोनों मिला के भी, पहली बात तो इसे तो दे ही नहीं पाएंगे सिंगल से, इसे तुम कैसे आइडिया लगाओगे कौन सा नंबर मैक्सिमम मिनिमम, उसका कुछ आइडिया नहीं होगा। अब मान लो कि चलो ये दोनों स्टेटमेंट को अपन मिला लेते हैं, पहले को दूसरे को, तो मान के चलो 36 आएगा, मान लिया 3600 था तब ये 60 आ रहा है। अब मान लो कि ये मैक्सिमम मिनिमम कितना है, 120, 120 जोड़ो इसमें, 3600 में आप 120 जोड़ो, ठीक है, ये आया 0 2 7 37 20, 37 20 में आप डिवाइड करोगे कितने से, आप 62 से करोगे ना डिवाइड, क्योंकि दो संख्या बढ़ गई, उस टाइम दो कम हो गई थी। अब जब दे से दो कम करोगे, अब इसको भाग दो, ये 31 आएगा, ये देखो 1860। अब ये क्या 31 से डिवाइडेड होगा, 31 तो ये कैसा प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है, तो 31 का भाग दो, 31 इंटू मतलब 6 बार, 6 बार, हाँ 6 3 18, 186, ठीक है। तो यहाँ पे 60 आ रहा है, तो ये बात तो सही है, इस दोनों को मिला के दिया जा सकता है। समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया, दोनों को मिला के दिया जा सकता है, इंडिविजुअल तौर पे तो नहीं दे सकते आप। चलो ठीक है, देखते हैं ऑप्शन देखते हैं अब, ध्यान से देखो। पर्सन को उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, नहीं, ये तो गया। पर्सन का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, नो। पर्सन का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। पर्सन का उत्तर दोनों कथनों को एक साथ प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। अब ये बात है कि सी और डी में से आंसर होगा। पर एक चीज़ सोचो, ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे अजम्पशन किया है। देखो एक कक्षा में औसत अंक 60 है, तो अब देखो ध्यान समझना, अब ये क्यों सी गलत क्यों होगा, ध्यान से समझना। सर एजम्पशन नहीं कर सकती, क्वेश्चन में जो दे रखा है नहीं हाँ वो भी सुनो, दूसरी बात देखो, यदि एक कक्षा में औसत 60 है तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, जब आप इन दोनों स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो एक कितनी आ रही है, 62 आ रही है और 60 आ रही है। अरे दो स्टूडेंट आया ना, कि अगर इन दोनों को मिला लेते हो आप तब कितनी, जैसे मान लो 60, मैंने 60 कब आया, जब 3600 माना मैंने, चलो ठीक है, जब 60 स्टूडेंट थे तब उनका एवरेज 60 आ रहा है। और जब मैंने मान के चलो कि जब यहाँ 62 लिया तब इनको जोड़ा, तब भी जो है कि कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो आप कैसे कंफर्म कर पाओगे जब तक एक फिक्स नहीं हो नंबर, दोनों से वही आना चाहिए। भाई छात्रों की संख्या तो अलग अलग नहीं होगी ना, अगर डबल आंसर दे रहा है तो याद करो कि हमेशा आप उस तरीके से तो काट ही देते हो ना। देखते हैं यूपीएससी क्या आंसर देता है, पर याद रखना कि सी भी आ सकता है, एक तरीके से देखा जाए तो यूपीएससी क्या आंसर देता है इसका डाउटेबल है, याद रखना, अलग अलग कोचिंग ने अलग अलग आंसर दिया है इसका। पर याद रखना, जैसे मैंने उस तरीके से सोचा था उस तरीके से देखो, 3600 माना मान लो, पर मान सकते हैं क्या अपन, ये चीज़ बताइए मुझे कक्षा। सर मानेंगे तो अलग अलग आएगा ना, क्योंकि लोग अलग अलग भी मान सकते हैं। हाँ वही डी आने की ज़्यादा चांसेस रहेगा इसका। चलो ठीक है, कोई नहीं। ये 69 करो, 69 और 70 करो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये।
सर इसका सी होगा किसका? 69 का। ठीक है, अगला करो। कौन सा अगला? ये 70 नंबर। अरे म्यूट क्या करो अपनी तरफ से। क्या होगा? 70 का या 69 का? 70 का। ठीक है, देखो इधर ध्यान से देखो। उसका डी होगा। देखो, एक व्यक्ति है जो 50 रुपये में 3 वस्तुएं खरीदता है। ये करवा भी चुका हूँ पहले भी मैं। देखो इधर, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति 50 रुपये में 3 वस्तुएं खरीद सकता है, तो मतलब P + Q + R बराबर 50। तो यहाँ पे R का जो है Q की कीमत दे दी है अपने को, तो P + R बराबर कितना होगा? 34। अब क्या बोला, P की वस्तु की कीमत क्या होगी? P की कीमत जो है R की कीमत से अधिक नहीं है। P की कीमत जो है R की कीमत से अधिक नहीं है। जो P की जो भी कीमत आएगी वो जो है R की कीमत से अधिक नहीं है, तो लेस देन R होगा। ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से तो अपने को ये पता लग रहा है कि P की जो कीमत है R की कीमत से अधिक नहीं है, मतलब R से छोटा है। बराबर भी हो सकता है, याद रखना। अब यहाँ देखो, R की जो कीमत है P की कीमत से अधिक नहीं है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप साथ में करोगे तभी होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये बोला कि जो R की कीमत है P से, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट का दोनों साथ में पढ़ोगे तो क्या हुआ, P और R इक्वल है। P R इक्वल है तो सबासी बात, तो P की कीमत निकल जाएगी ना, कितना? 17 रुपये। तो ये चीज़ यार, दोनों कथनों को एक साथ करके आप दे सकते हो। अकेले किसी भी कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है 9, एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है किंतु अकेले 9। प्रश्न उत्तर दोनों कथनों को एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, याद रखना चाहिए। अब ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। P के RS परीक्षा में भाग लेते हैं, क्या P ने Q से अधिक अंक प्राप्त किया है? ये अपने को ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान से देखो। P और Q द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल RS द्वारा प्राप्त किए अंकों के योगफल के बराबर है। अब मुझे बताओ, यहाँ से तो कैसे निकाल पाओगे आप? भाई P ने ज़्यादा किया है, जब कुछ भी नहीं दिया तो कुछ भी नहीं निकाल सकते। आगे देखो, P और S द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल QR + R द्वारा अंकों की, तो ये सिंगल तो नहीं निकाल सकते, ये चीज़ याद रखना। सिंगल तो कुछ भी नहीं बता पाओगे ना। आप कैसे बता पाओगे P Q से ज़्यादा है या नहीं? दोनों में कैसे एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, प्रश्न तो किसी भी कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, ये तो गएगा हमसे। अब बात आती है, क्या दोनों को मिला के दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता? क्या है सर? दूसरा कथन तो पूछ रहा है। दूसरा कथन दिया है कि दोनों प्राप्त किए गए अंकों का योगफल Q और R द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के योगफल से अधिक है। अच्छा, रुको, सॉरी। P + S द्वारा प्राप्त किए अंकों के योगफल Q + R द्वारा किए अंकों के योगफल से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे तो बराबर ही है ना। हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, पर फिर भी तो यहाँ से तो फिर चाहे अधिक दिया हो तब भी पता लगा पाओगे क्या P ने Q से ज़्यादा प्राप्त किया है नहीं किया है? नहीं सर। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे मैं यहाँ पे जो है यहाँ से एक इक्वेशन बनाऊँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिया 3 + 7 10 आया, और ये मैंने लिया मान लो 1 + 9, कुछ भी ले सकता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ यहाँ पे अपने कुछ भी नहीं पता चलेगा। परंतु अपन इसी डाटा का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, क्या उससे निकल पा रहा है? देखते हैं। P का वैल्यू रखो 3, S का वैल्यू कितना है 9, देखो ये ज़्यादा आ रहा है इससे। Q का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7, + R का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इससे अपने को क्या पता लग रहा है कि जो P जो है Q से बड़ा है। नो, यहाँ से क्या पता लग रहा है, उल्टा Q जो है बड़ा है P से। तो वही चीज़ समझो, एक चीज़ ये देगा, दूसरा चीज़ यहाँ से देखो, जैसे मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा, मान लो कि Q का वैल्यू मैंने P का वैल्यू मैंने 7 कर दिया, Q का वैल्यू मैंने 3 कर दिया,
जैसे मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, P जो है ग्रेटर देन Q। तो ये तो दो आंसर दे रहा ना, तो दोनों को मिला के भी आप आंसर नहीं दे पाओगे, ये चीज़ याद रखना। समझ में आया? जब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आए तब फिर आंसर नहीं दे सकते आप, ये चीज़ याद रखना। चलो लास्ट क्वेश्चन है, करो। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, 73 करो। एज वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मैं फिर बता रहा हूँ, डाटा सफिशिएंसी के 25 क्वेश्चन मान के चलो आप 2025 में। थोड़ा ना डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन एक साथ देखो, आपको कुछ ट्रिक मिलेगी भाई। एज वाले क्वेश्चन में क्या आंसर आता है देखना, ये चीज़ ऑब्जर्व करना, ट्रिक जरूर मिलेगी आपको, पर वही ये करना पड़ेगा। इसके एक साथ बैठ के करोगे तो पता चलेगा। चलो करो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है। याद करो, पहले भी एक एज वाला क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा देखना, ऑब्जर्व करना। एज वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट कैसे आंसर आता है, क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या हुआ, नहीं निकला क्या? इसमें नंबर सिस्टम का नॉलेज सब लगेगा तब होगा ये क्वेश्चन। देखो इधर P और Q में प्रत्येक की आयु जो है 100 वर्ष से कम है, ठीक है। तो ये है कि एक तो 100 वर्ष से कम है इनकी आयु, पर 10 वर्ष से ज़्यादा है। यदि आप P की आयु के अंकों को विनिमय कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो यह संख्या Q की आयु को निरूपित करती है। तो मान लो कि P का जैसे मान लो 64 है, तो Q का कितना हो जाएगा 46, मतलब इस तरीके से दिया है। तो अपन अब इसमें नहीं लिखेंगे, याद करो किस तरीके से लिखते थे अपन, याद आए वो चीज़। P बराबर मान लो कि इनका 10x + y है, तो Q का क्या हो जाएगा y प्लस 10y + x। समझ में आया ये चीज़? अब ध्यान समझो, उनकी आयु में अंतर कितना है, अंतर निकालते तो क्या आता है 9x - y, स्वाभाविक सी बात है। अब देखो ध्यान से समझना, P की जो आयु है वो Q की आयु से अधिक है। P की जो आयु है वो Q की आयु से अधिक है, ये अपने को पता चला यहाँ से। तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो ये वाली चीज़ें आएगी, मतलब ये तभी तो ये आता है प्लस में, ठीक है। तो आगे देखो क्या उनके आयु में कितना अंतर है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो एक चीज़ समझो कि 10 से ज़्यादा है और उससे छोटी, मतलब समझ P की एज जो ज़्यादा है, क्या इससे अपन निकाल सकते हैं? हाँ देखो ध्यान से निकाला जा सकता है आराम से, क्यों नहीं निकाला जा सकता। देखो जैसे मान लो मैं सोचूं कि भाई 11 तो इंटरचेंज होता नहीं है, 12 के मान लो मैं P की एज में मानूंगा ना, तो P का एज तो मुझे ज़्यादा मानना पड़ेगा, तो स्वाभाविक बात है जस्ट उसका रिवर्स होना चाहिए। तो सोचो तो उधर से 99 से सोच सकते हो, 99 सोचोगे तो उसका कितना, 99 का नहीं मतलब 98 का सोचोगे तो 89, ठीक है। पर ये क्या बोला, प्रत्येक आयु 100 से कम है कि 10 वर्ष से अधिक है, ठीक है। ये वाला भी चीज़ हो सकता है, ठीक है।
क्या ये चीज़ अपन यहाँ से निकाल सकते हैं? ये चीज़ ध्यान से समझना, बस ये चीज़ आप यहाँ से आराम से निकाला जा सकता है, तो उसे पता लग सकता है। पर ये तो कुछ कुछ अच्छी, ठीक है, आगे देखते हैं। उनकी आयु का जो योगफल है, उनके आयु के अंतर का 11/6 गुना। अब ध्यान समझना, ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे लग जाएगा। इनके आयु का योग निकालो, इनका आयु का योग निकालोगे तो 11x + y, ठीक है। उनका आयु का योगफल है जो उनके आयु के अंतर का 11/6 गुना है। 11/6 गुना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6/11 से, तो इसको करोगे, ठीक है, उनका आयु का अंतर जो है 11/6 गुना है, तो 121x + y बराबर 6 नाम 54, 54x - 54y। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं इसका, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, यहाँ पे x और y के बीच में संबंध आ जाएगा, उससे अपने एज निकाल सकते हैं। पर देखो एक चीज़ याद रखना, पहली बात अपने को ऐसे निकालना नहीं आता है, वो तो ठीक मैं करके बता रहा हूँ। पर ये चीज़ सोचो, देखो ध्यान से देखना, इसमें नंबर सिस्टम वाला नॉलेज लगेगा, ये चीज़ याद रखना, बिना उसके बिना नहीं होगा ये क्वेश्चन। और देखो पी आय का योग तो ये हो जाएगा ना 11x + y, और फिर ये कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर हो जाएगा 9x - y। तो ये 11/6 से नहीं निकलना ना, क्योंकि वो मल्टीपल में डिवाइडेबल ही नहीं है। क्या नहीं है, डिवाइड ही नहीं हो रहा 11/6 किसी से। अरे रुको देखो ध्यान से समझना, यहाँ से p का क्या आएगा, 10x + y आया, q का क्या आएगा, 10y + x आया, ठीक है, ध्यान से समझना अब ये चीज़। अब देखो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, उनकी आयु का योगफल उनके आयु का अंतर का 11/6 गुना, तो इनको जोड़ो तो ये कितना आएगा, 11x + y, ठीक है, बराबर ये जो इनका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस तो कितना आएगा इनका, 9x - y आएगा ना। तो इनका जो है रेशियो जो है अगर आप निकालोगे तो ये कितना 11/6 है। उनकी आयु का योगफल जो है उनकी आयु के अंतर का 11/6 गुना है, 11/6 गुना है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इधर यहाँ से अपने सोल्व हो जाएगा, 11 से 11 कटा और 6 3 दूना 3, x + y बराबर 3x - 3y। ये इधर गया, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये 4y हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कितना 2x हो जाएगा। तो x और y में कितना का संबंध आया, 2y का। अरे वही क्वेश्चन है जो अपन पहले कर चुके हैं, कुछ गलती हुई है क्या, अपन कुछ तो गलती हुआ है, रुको क्या गलती हुआ है, से गलत ही है, क्या सही है। सर यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं उसमें थोड़ा, हाँ ये देखो ना 2x 2y, तभी तो देखो कुछ गलती हुआ है, ठीक है। ये देखो 2x को उधर लेके जाओगे तो यहाँ पर x ही बचेगा, ये उधर आएगा तो 5y हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये 5y का बराबर ये आएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये चीज़ अपने को पता निकल गया, तो ये समझ बात। अब देखो y की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, y की वैल्यू जैसे 1 लोगे, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, 2 लोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो 10 आ सकता है x का वैल्यू 9, ये चीज़ याद रखना, इकाई का अंक ही आएगा ना, तो सब की बात है, ओनली यही ले सकते हो आप, तो ये ले सकते हो। तो अब यहाँ रखो आप, तो यहाँ पे रखोगे मतलब x का वैल्यू आप 5 रखना, y का वैल्यू 1 रखना। तो ये देखो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 51, ठीक है, तो सब की बात है, q का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 हो गया। अब ध्यान से समझना, यहाँ से निकल गया ना अपना, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो गई, ठीक है, कि उनकी आयु में कितना अंतर है, ठीक है, और यहाँ के पी की जो है निरूपित करती है सी चीज, तो इस स्टेटमेंट के द्वारा तो आराम से निकल रहा है, ठीक है। अब देखो इस टाइप की पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। हेलो, हाँ बोलो। उसमें कह रहा है लेकिन क्यों, तो उनकी आयु में 10 वर्ष अधिक है, लेकिन 15 और 51 में सर अंतर ज्यादा है। उठा के फेंक दूंगा, पहले पढ़ो अच्छे से क्या बोल रहा है। उनके एज जो है ना दोनों का 100 से कम है और 10 से ज़्यादा है, ना कि ये नहीं बोला डिफरेंस, कहाँ बोला है, पढ़ तो लो क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है। तो ये तो यहाँ से तो निकल रहा है, अपन स्टेटमेंट पढ़ो अब, ठीक है। प्रश्न उत्तर अकेले किसी भी कथन का प्रयोग करके नहीं, अपन दूसरे से दे रहे हैं ना, ठीक है। प्रश्न उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी का नहीं दे सकते हैं अपन सेकंड से। प्रश्न उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता, क्या बात कर रहे हो। जब सवाल बात है, जब देखो इससे मत निकालो, इससे एक से भी निकल गया ना तब भी आंसर आ जाएगा आपका। प्रश्न उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, हाँ अकेले इसका दिया जा सकता है, किंतु अकेले अन्य कथनों का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता, किंतु अकेले अन्य कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ,
इसी टाइप का स्टेटमेंट पिछले किसी और ईयर में भी था। हाँ, तो थोड़ा ये अलग है स्टेटमेंट, याद रखना। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। अच्छा, हाँ, अलोन, बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। हाँ, ये बात सही है ना। देखो, ओनली आप इसकी सहायता से दे सकते हो, इसकी सहायता से अलोन नहीं दे सकते आप आंसर। तो ये तो अपने निकाला है इसी की सहायता से, इससे तो निकलेगा क्या? नो। अरे बताओ बताओ, इससे तो ना बहुत सारे आंसर आएंगे, याद रखना ये चीज़, इससे बहुत सारे आएंगे, परंतु इससे जो है आपका फिक्स आ जाएगा 51 और 15। तो ये आंसर होगा इसका ए। समझ में आया? ये क्वेश्चन देखो, नंबर सिस्टम का दोनों को मिला के है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इधर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखो सुनो, ये आपका हो चुका है। देखो ध्यान से, कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। नंबर सिस्टम हो चुका है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम हो चुका है आपका, एवरेज हो चुका है आपका, ठीक है, एज हो चुका है और लीनियर इक्वेशन हो चुका है। अब ये चीज़ समझो, ये जो टॉपिक है, इन सारे टॉपिकों से मिला के 30 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम में। दूसरी बात, अब जो एक आध वो है, एक रेशियो हो गया, ठीक है, रेशियो प्लस परसेंटेज, इसको अगर वो जोड़ दो आप, तो ये मान के चलो आपको पास होने का जुगाड़ तो इन्हीं टॉपिकों से हो जाएगा। 35 क्वेश्चन के समथिंग मान के चलो इन सारे क्वेश्चन। और जो उसके अलावा है ना, वो ऐसे ही होते हैं, मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जैसे वर्क एंड फोर्स वाला एक आध क्वेश्चन आ जाता है बस, ठीक है। इसमें कुछ रीजनिंग के जो इजी वाले टॉपिक जोड़ दोगे ना, 10-15 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन आप यहीं से कर सकते हो, इन्हीं टॉपिकों से करके। ये चीज़ याद रखना। और मेरा ही मानना है, आपकी बार याद रखना, जैसे नंबर सिस्टम के कम से कम 15 क्वेश्चन तो जरूर मान के चलो, और इनसे भी आप आराम से जो रेशियो को इनको भी जोड़ दो, 15 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो। पर याद रखना, इन 30 क्वेश्चनों में डाटा सफिशिएंसी लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। तो डाटा सफिशिएंसी थोड़ा अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, कितना टाइम हो गया? अभी टाइम हो गया 9:09, तो 9:30 बजे मिलो अब।